Friends, welcome to PN National Public School online classes. I am your chemistry teacher Prabhakar Singh. Today I will start the class chapter number 4 of class 11th chemical bonding. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आएगा. तो इस चैप्टर का नाम जो है वो पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्डिंग है तो पहले ये समझ लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है. व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड. ठीक है, देखिए ये क्या है ना कि सारे चैप्टर्स जितने भी आप केमिस्ट्री में पीछे से पढ़ते आए हैं सबके सब इंटरेस्टिंग है ना. मतलब सब एक दूसरे से रिलेटेड भी आगे बढ़ता है, ऊपर से सब में आप नई नई बातें सीख के आ रहे हैं. जैसे मैं आपको क्यों रीजन कराऊँ तो पहले वाले चैप्टर में आपने बहुत कुछ पढ़ा है ना. बहुत कुछ पढ़ने का मतलब आपने पढ़ा कि कितने 5 बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जिसमें क्या होता है कि कौन कौन से 5 लॉज हैं जो पूरे केमिस्ट्री को गवर्न करते हैं, वो पहला पढ़ा आपने. और उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ी थी, जैसे फॉर्मूला बनाना, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोल कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे, है ना. दूसरी बात, दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें बहुत सारे आपने देखा, अबो प्रिंसिपल देखा, ठीक है ना, हुन्स रूल, पता नहीं क्या क्या देखा, बहुत कुछ देखा आपने, है ना. बहुत मज़ा भी आया होगा, क्वेश्चंस भी ढेर सारे लगाए होंगे. तीसरा जो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, उसमें बहुत कुछ पढ़ा आपने कि कैसे क्लासीफाई किया जाता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, ठीक है ना, कैसे ट्रेंड है, क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. तो चैप्टर 4 भी कुछ इसी टाइप का है कि मतलब कुछ इसमें भी नया नया चीज़ें पढ़ेंगे, है ना. इसमें क्या है कि आप देखिए पीछे से सारी चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, कि बेसिक कॉन्सेप्ट में जान लिए, क्या क्या एटम्स हैं, कैसे कैसे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ये सेकंड चैप्टर में जान लिए, कैसे क्लासीफाई हैं ये आप थर्ड चैप्टर में जान लिए. और फोर्थ चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग, उनका स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है ना, ये सब बातें इसमें करेंगे. हाँ, बहुत ही अच्छा लगेगा. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना. व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, ठीक है. इट इज़ ए केमिकल फोर्स, है ना. इट इज़ ए केमिकल फोर्स, इट इज़ ए केमिकल फोर्स, है ना. ये केमिकल फोर्स होता है दैट या विच होल्ड्स, दैट नहीं लिखना चाहिए. इट इज़ ए केमिकल फोर्स विच होल्ड्स 2 or more atoms together, 2 or more atoms together. ये एक टाइप का फोर्स होता है. केमिकल बॉन्ड क्या है, एक टाइप का फोर्स है जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम को एक साथ जोड़ के रखता है, ठीक है ना. यानी कि उनके बीच में एक बॉन्ड बना देता है. बॉन्ड मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मैं पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है ना, बॉन्डिंग अच्छी है. ऐसे क्या है कि 2 एटम्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी तो फोर्स उनके बीच में अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना. हम लोग अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्डिंग अच्छी बनती है, रिपल्सन से तो नहीं बनती है, ठीक है. अच्छा, तो ये एक टाइप का केमिकल फोर्स होता है. तो इसके टाइप्स होंगे, है ना. ये कई सारे टाइप्स में मिलता है आपको केमिकल बॉन्ड, ठीक है. तो टाइप्स देखें, सबसे पहला जो टाइप आप पढ़ेंगे विच इज़ नोन एज आयनिक बॉन्ड, है ना. कभी कभी इसको और नाम से भी जाना जाता है विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है. ये होता है. द सेकंड वन इज, ये तो फर्स्ट है. सेकंड क्या है, सेकंड आप पढ़े हुए हैं 10th में पढ़ रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड. ये कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा है ना. तो कंपाउंड देखिए क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए उनके बीच में आयनिक बॉन्ड है तो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाएगा. वो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो कैसा कंपाउंड कहलाता है, कोवेलेंट कंपाउंड कहलाता है ना. अब ये कोवेलेंट आयनिक ये सब क्या होता है अभी डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे, है ना. तीसरा जो पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एंड द फोर्थ वन इज हाँ डाइपोल इंटरेक्शन. एक टाइप का वीक इंटरेक्शन फोर्स होता है, ठीक है ना. मतलब वंडरवॉल फोर्स ये सब पढ़ेंगे अभी आप, है ना. डाइपोल इंटरेक्शन ये सब, तो ये सब डाइपोल इंटरेक्शन में आ जाएगा. एंड द फोर्थ इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फोर्थ नहीं, दिस इज 1 2 3 4 5 फिफ्थ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना. हाइड्रोजन बॉन्ड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना. इसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो अब ये सब तो पढ़ेंगे, साथ में हम ये भी देखेंगे कि शेप क्या है, कैसे क्या है. तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे आप, है ना. हाइब्रिडाइजेशन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है ना. sp3 sp2 ये सब बहुत कुछ पढ़ेंगे आप, ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे. तीसरा VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, है ना. अब क्यों ये क्या होता है कि हाइड्रोजन आप देखेंगे तो ये क्या है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, स्ट्रेच मतलब स्ट्रेच बोल रहा हूँ मैं, है ना. जैसे हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कहेंगे H2O होता है, तो H2O ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन होता ऐसे है कुछ, ठीक है ना. थोड़ा सा टिल्टेड होता है, कुछ एंगल पे होता है ना. ये क्यों ऐसे हुआ, तो ये सब आप पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी में, ठीक है.
तो VSEPR मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहलाता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। उसके बाद VBT पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना, इसमें बहुत कुछ जानेंगे। MOT पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो ये सब बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए बहुत सारे मतलब बहुत सारे नहीं, एक ही दो लोग इंसान थे जो बताए इनको कि केमिकल बॉन्ड क्यों होता है, ठीक ना। अब लोग बोलेंगे कि बॉन्ड क्यों बनाया जाता है, ठीक ना, बॉन्ड क्यों बनाया जाता है। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ठीक है। बॉन्ड इसलिए बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए सोडियम की बात करें, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी नहीं, 11 होता है इसके पास, है ना, कैसा है 281 का कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्लोरीन के पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 287 का कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे देखिए ये 28 वाला, ठीक है ना, तो ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है ना, है ना, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या होता है 28, और मान लीजिए ये 8 ले ले तो 288 का कॉन्फ़िगरेशन अगर दिखाएगा तो ये किसकी दिखाता है, क्या आता है, हीलियम, जीरो, जेनॉन की दिखाता है, ठीक है ना। तो ये जेनॉन की कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके का ये क्या है कि अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एक नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा, यानी कि नियरेस्ट नोबल गैस में तो स्टेबिलिटी पा जाएगा, है ना। और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो फिर ये स्टेबिलिटी पा जाएगा। तो ये क्या करते हैं जनरली, ये सोडियम जो होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और क्लोरीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अब ये देने वाला ये लेने वाला, तो इनके बीच में क्या बन जाता है, एक टाइप का बॉन्ड बन जाता है ना, एक टाइप का क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, यानी इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है ना। तो ये जो होता है ये एक केमिकल बॉन्ड है, ठीक है ना। अब ये केमिकल बॉन्ड किस टाइप का है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है, तो इसलिए इसको आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। अभी डिटेल में जानेंगे, लेकिन ये हो क्यों रहा है आप देख रहे हैं, ये हो इसलिए रहा है ताकि ये एक जो एटम्स हैं वो स्टेबिलिटी अचीव कर लें, यानी कि ऑक्टेट को अपने कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। 8 का जो लास्ट वाला सेल होता है उसमें 8 कंप्लीट हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए लोग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, ये बेसिक है, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है कोसेल लुईस कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है कोसेल लुईस कॉन्सेप्ट, है ना। ये कहते हैं कि लोग केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी अचीव कर पाए, यानी कि ये क्या हो जाए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। साफ साफ लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना, कि कोसेल लुईस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि लोग केमिकल बॉन्ड, लोग मतलब यहाँ पे लोग कौन होगा, सोडियम मतलब एटम्स होंगे, है ना, एटम एलिमेंट होगा। तो लोग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए करते हैं ताकि स्टेबिलिटी अचीव कर पाए, यानी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए उनकी, और ऑक्टेट उनकी कंप्लीट हो जाए। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये कोसेल लुईस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है। तो अब कोसेल साहब ने क्या किया, लुईस सिंबल निकाला, ठीक है ना। तो सिंबल के बहुत सारे टाइप के देखिए, जैसे मान लीजिए सिंबल में इनका क्या है कि कोई भी एलिमेंट होगा, है ना, वो सिंबल कुछ इस तरीके से बता रहे थे। जैसे मान लीजिए लिथियम है आपका, तो सिंबल उन्होंने बताया कि आप इनको रिप्रेजेंट करिए ऐसा कि ये एलिमेंट का सिंबल तो लिखिए और साथ में उनके पास उनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट सेल, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते रहिए। तो जैसे मान लीजिए हम ग्रुप 2 की बात करें, लिथियम, लिथियम के बाद कौन आता है भाई, बेरिलियम आता है ना, बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना। तो ऐसा अगर कोई कंपाउंड है तो इसमें क्या है कि ये लुईस सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, ये लुईस सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन है ना। कैसे लुईस सिंबल बनाते हैं आप, ठीक है ना, ये लुईस सिंबल है अभी, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो भी आसान है, ठीक है ना। तो ये क्या है, लिथियम का एक होता है तो लास्ट में एक, जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है ना, तो 2 1 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 1 का, इसका कितना आता है 2 2 का, इसका 2 3 का, इसका 2 4 का, इसका 2 5 का, इसका 2 6, इसका 2 7। तो इन्होंने बोला है कि आप क्या करिए, इनको सिंबलाइज करने के लिए आप उसके एलिमेंट का तो सिंबल लिखिए, साथ में उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी दर्शाइए, है ना। तो बेरिलियम का 2 है लास्ट में, तो 2 बता दिया गया। बोरॉन का कितना है 3 है, तो लास्ट में 3 बता दिया गया। थोड़ा सा कलरफुल करते हैं तो थोड़ा आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, है ना। चलिए इनको हटाते हैं।
ब्लैक ब्लैक में सब आपको छिप जा रहा है ना। जैसे इसमें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया गया, इसमें 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया गया, 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया गया, 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, लुईस सिंबल है, ठीक है ना। इतना बात समझ आ रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद से क्या है कि जब ये आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि क्या है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया। जैसे मान लीजिए सोडियम है तो सोडियम का लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन अगर है इसके पास, सोडियम देखिए 281 का कन्फिग्रेशन दिखाता है तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन जो है लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास, 7, 2 2 4 2 6 7, ठीक है ना। तो मैं इसको स्टार करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, दोनों का अलग अलग रहेगा। तो ये देखिए ध्यान से, अभी मैं एग्जांपल भी बताया था कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देते हैं, ठीक है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक NaCl कंपाउंड आ जाता है, ठीक है ना। NaCl एक कंपाउंड आ जाता है जो कि क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए पहले आयंस बनते हैं, ठीक है ना, आयंस बनता है ना। जैसे मान लीजिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देंगे, दैट मीन्स आप इसको बोलते हैं कैटायंस बनाए, है ना। ऐसे ही क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एनायन बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, कैटायन एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि आयंस बन रहे हैं, इसलिए इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और भी ध्यान से सुनिए, ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन ये देना चाहता है और ये लेना चाहता है, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी से खींचेंगे, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन की, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। ऐसे जो बना है वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, या जो बॉन्ड बना है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड बना वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है, ठीक है ना, या आयनिक कंपाउंड भी कहलाता है, ठीक है। तो नाम हो गया इनका अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो ये कुल मिला जुला के जो आयनिक बॉन्ड होता है, जो पहला टाइप था केमिकल बॉन्ड का, क्या था, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड का ये कहानी होता है टोटल, कि क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब भी कभी ट्रांसफर करोगे आप एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे वाले, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में, तो क्या होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा। अब आयंस का फॉर्मेशन होगा तो यानी कि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो आयनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है इनको, ठीक है ना। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट में मैं लिखा भी था आपको, ठीक है ना। तो इसमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है इनकी। इलेक्ट्रोवैलेंसी बहुत आसान काम है, इलेक्ट्रोवैलेंसी बताना, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए होंगे, ठीक है ना, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, जितना इलेक्ट्रॉन ये दिया होगा, जितना इलेक्ट्रॉन ये लिया होगा, है ना, वही उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे मैं कह दूं कि NaCl की इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखिए तो आप कहेंगे 1, क्योंकि 1 ट्रांसफर हुआ है। कैल्शियम क्लोराइड की बताइए तो इसमें कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना। कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव बनाता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होगा, ठीक है। और क्लोरीन के एक एक लेता है तो 2 लोग आके ले लिए होंगे। तो ये कुल मिला के आप इलेक्ट्रोवैलेंसी बता देंगे। और ये जो कंपाउंड बना है वो कैसा बना है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बना है, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इनके बीच में बॉन्ड जो है वो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है इनके बीच में। तो ये बातें तो आई थिंक आपको समझ में आ रही है। तो हम देख लेते हैं, आज सिर्फ आयनिक ही पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और दूसरी बात किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना ही रहने देंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, स्किप कर जाएंगे। तो आराम से चलेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जब मैं पढ़ा दूँ तो एक बार NCERT जरूर पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। या मैं पढ़ा के ख़त्म करूँ लेक्चर तो मतलब ये वीडियो देख के पूरा अच्छे से लास्ट तक, उसके बाद से आप NCERT के भी उठा के पढ़ा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। NCERT के एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड समझ डाला तो आयनिक कंपाउंड तो समझ ही आ जाएगा, है ना। अच्छा, जो आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं, है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यानी कि फिजिकल स्टेट देखेंगे, है ना, उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है। तो आपको बता दें कि अगर कोई भी कंपाउंड आयनिक बॉन्डेड है ना, यानी कि उनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, तो हमेशा सॉलिड स्टेट में मिलता है आपको, ठीक है ना, हमेशा सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट उनका कैसा होता है, सॉलिड स्टेट। दूसरी अगर बात करेंगे, दूसरी किस चीज़ की बात कर लें हम लोग,
बहुत से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अब ध्यान से देखिए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होती है इनकी, वो बहुत ही हाई होती है। अब क्यों होती है आप समझ सकते हैं, है ना। अब क्या है कि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। जैसे मान लीजिए ए और बी है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये देना चाहता था ये लेना चाहता, मतलब पूरा कोऑर्डिनेशन से आराम से ये इलेक्ट्रॉन अपना दिल खोल के दान किए हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, तो इनको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। वो जल्दी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही टूटेंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, है ना। और कोई भी अनस्टेबल होना नहीं चाहता दुनिया में, है ना। तो ये क्या होंगे, अपना जो बॉन्ड है वो तोड़ना नहीं चाहेंगे, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनकी हाई हो जाती है, यानी कि आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है इनको बॉयल या मेल्ट कराने के लिए, ठीक है ना। तीसरी बात, ये जनरली क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, क्रिस्टल टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर। आप नमक उठा के देखेंगे, शुगर उठा के देखेंगे, तो आपको लगेगा कि क्रिस्टल्स बना हुआ है, क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टलाइन नेचर होता है, ठीक है ना। जिससे सॉलिड दो ही फॉर्म में आता है, एक क्रिस्टलाइन एक अमॉर्फस, ठीक है ना। ये क्या है, क्लास 12th में बहुत ही पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक दीवार खड़ी करते हैं ना, दीवार, ठीक है ना, एक दीवार बढ़िया सा खड़ा कर दीजिए, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा, दीवार खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो होता है दीवार जब वो खड़ा करते हैं तो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, आप देखें ईंटें लाइन से लगे होते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई भी इधर उधर नहीं रहता है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है जिसमें सारे के सारे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, ठीक है ना। तो ये जो सारे जो अरेंजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन होते हैं, यानी कि ऑर्डर जो होता है उनका सेम होता है, ठीक है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं, अमॉर्फस, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। और क्या कीजिए, इनको उठा के गिरा दीजिए, मतलब दीवार को धक्का मार दीजिए। अब धक्का मारेंगे तो कैसा होगा, कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर, ईंटें कहीं इधर बिखरे पड़े होंगे, कहीं दूसरी जगह बिखरे पड़े होंगे, है ना, ईंटें अलग अलग डायरेक्शन में बिखरे पड़े होंगे। तो ये क्या होगा, क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप में अलग अलग जगह टूटे होंगे। तो ऐसे सॉलिड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, ना, क्रिस्टलाइन, ठीक है ना। तो ये अमॉर्फस हो जाएगा, वो क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो फोर्थ देखेंगे, फोर्थ इनका जो होता है वो हार्डनेस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये बहुत ही हार्ड होते हैं, यानी कि जनरली ये हार्ड होते हैं। पांचवा जो देखेंगे वो इनका आयनिक रिएक्शन। अब देखिए ये आयनिक रिएक्शन बहुत तेज करते हैं, ठीक है ना। आयनिक रिएक्शन का मतलब कैटायन और एनायन फॉर्मेशन बहुत तेजी से होगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं, ठीक है। आयनिक रिएक्शन मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से, मतलब इलेक्ट्रॉन जो देना चाहता है वो जल्दी दे देगा स्टेबिलिटी पाने के लिए, और जो लेना चाहता है जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा स्टेबिलिटी पाने के लिए। यानी कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, बहुत तेजी से होता है, क्योंकि इनमें सिर्फ रीग्रुपिंग ही होता है, मतलब एक जो है दूसरे के साथ ग्रुप बना लेगा अपना, ठीक है ना। तो रीग्रुपिंग एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें ये आयनिक रिएक्शन की हो गई, ठीक है ना। तो आयनिक रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, यानी कि इनकी रेट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि कैसे क्या होते हैं। आइसोमेरिज्म की बात करें, आइसोमेरिज्म क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो मैं बता दूं, आयनिक कंपाउंड कभी भी आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं, ठीक है ना। इनके पास डायरेक्शनल नेचर नहीं होता, मतलब कोवेलेंट टाइप का नेचर नहीं है, जिसकी वजह से आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, ठीक है ना। ये भी आपको कोवेलेंट जब पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा आपको, ठीक है ना, कोवेलेंट कंपाउंड वाले। और सातवां जो है आप समझ सकते हैं कि कंडक्टिविटी इनकी जो होगी हीट और लाइट की, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, तो बहुत ही स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमेशा मोल्टेन स्टेट में रहेगा तभी काम होगा, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में काम नहीं हो पाता इनको, ठीक है ना। तो इनको सोल्यूशन बना के आप इनको काम करा सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज ब्रिटलनेस, है ना। ब्रिटलनेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आप नमक का बड़ा सा टुकड़ा आता था पहले, आपको पता होगा नमक का बड़ा सा टुकड़ा, ठीक है ना। इसको क्या है कि अगर आप हथौड़ी से तोड़ेंगे, तो हथौड़ी हैमर, ठीक है ना, तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, जो हम नमक यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो पहले बड़ा नमक यूज़ करते थे, अब छोटा नमक यूज़ करते हैं, है ना। तो तो ये क्या है, ब्रिटल नेचर के होते हैं, हैमरिंग करने से ये टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो ब्रिटलनेस कैरेक्टर इनके अंदर होता है। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, 8। अब लास्ट में देख लेते हैं इनके फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए, अभी सब आयनिक बॉन्ड आज खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी डिटेल में और अगले में कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद बहुत सारे थ्योरीज हैं, ठीक है ना, वो सब कुछ पढ़ा जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। जब मैं स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें और मजा आएगा आपको, ठीक है ना। उसमें आप स्ट्रक्चर बनाएंगे अलग अलग, क्वेश्चन भी दूंगा, घर से करके बताइएगा आप हमको, ठीक है। अब घर पे ही है ना, और कहाँ से करेंगे। अच्छा, कौन सा फैक्टर्स देखना है हमको, किस किस फैक्टर्स पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड करता है, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑन विच आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स, है ना। ये बात तो समझ आ रही है कि आयनिक बॉन्ड की सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो आयनिक बॉन्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ये सिर्फ देखना है हमको। तो सबसे पहला आप देखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, इस पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है,
वैलेंस 2 3 है, तो इनका क्या बनेगा आप जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो कैटायन बना लेंगे, ठीक है ना। लास्ट में 4 5 6, 4 छोड़ ही दीजिए आप, नहीं थोड़े खतरनाक टाइप के आदमी है, 4 5 6 7 ये स्ट्रॉन्ग एनायन बनाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये जल्दी कैटायन बना सकता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो ये जल्दी एनायन बना सकता है। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा कि आयनिक बॉन्ड कैसा बनेगा, ठीक है ना। ये जल्दी यदि करेंगे तो इनके बीच में बहुत स्ट्रांग बनेगा, ठीक है ना, और थोड़ा वीक बनेगा, 3 और 5 वाले में वीक बनेगा, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। दूसरा साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। साइज मतलब क्या, अगर साइज बड़ी होगी, जैसे जैसे साइज बढ़ती है, ठीक है ना, आप जानते हैं साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मैं सब पीछे पढ़ा चुका हूँ। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी यानी कैटायन फॉर्मेशन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन अगर उनकी साइज बड़ी है तो, ठीक है ना। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो कैटायन बढ़ेगा, और जैसे जैसे साइज घटेगा तो एनायनिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। अब देखिए फ्लोरीन सबसे छोटा है, सबसे छोटा एलिमेंट, तो इसका जैसे ही साइज छोटा होगा तो एनायन बड़ा होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं साइज बढ़ता है तो कैटायनिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब कैटायन बनाने की संभावना ज़्यादा होती है, और साइज घटता है तो एनायन बनाने की संभावना बढ़ती है। यानी कि यहाँ से आपको समझ आया जिसका साइज बहुत बड़ा होगा मतलब तो वो कैटायन बहुत अच्छा बना होगा, और जिसकी साइज बहुत छोटी होगी वो एनायन बहुत बेहतरीन होगा, इनके बीच में बॉन्ड बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है ना। तो साइज के आधार पे आप बात कर सकते हैं। तीसरा जो देखेंगे वो आप देखेंगे डिक्रीज इन एनर्जी, ठीक है ना। तीसरा डिक्रीज इन एनर्जी। अच्छा, आप एनर्जी के हिसाब से आप कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के चेक कर रहे हैं कि एनर्जी कितनी कितनी हो गई, तो ध्यान से देखिए ये क्या होगा, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगी एनर्जी की। जैसे मान लीजिए पहले क्या है ना, उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जैसे Na है तो Na के पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये खोजता है दौड़ दौड़ के कोई मिल जाए कि हम उसको इलेक्ट्रॉन दे दें, ठीक है ना। और क्लोरीन क्या है कि इसके पास 287 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये दौड़ दौड़ के ये खोजता है कि हमको कोई डोनर मिल जाए, और ये क्या करता है कोई एक्सेप्टर मिल जाए, तो ठीक है ना। तो ये दौड़ते हैं तो इनके पास एनर्जी भरपूर रहता है, ठीक है ना। और जैसे ये मिल जाते हैं तो ये क्या होते हैं पूरी एनर्जी को लिबरेट कर देते हैं, मतलब एक जगह जाके बैठ जाते हैं स्टेबल एकदम नोबल गैसेस की तरह चुपचाप बैठ जाते हैं, है ना। तो ये क्या है कि पहले तो एनर्जी ज़्यादा थी, अब क्या है एनर्जी लॉस करके स्टेबल हो गए, दैट मीन्स एनर्जी में क्या होता है डिक्रीज आ जाता है, ठीक है ना। बात तो समझा रहे होगी बहुत अच्छे से, ठीक है ना। एंड फोर्थ वन इज, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। अच्छा, मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी अगली बार सब कुछ पढ़ा रखा हूँ चैप्टर नंबर 3 में, आप नहीं सुने हैं तो फिर से आप क्लास 11th का जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला वीडियो खोल के देखिए, पढ़िए, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा सब चीज़। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल। मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी देनी पड़ती है आपको, ठीक है ना, वो क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे मान लीजिए अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गया, है ना, यानी कि आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो कैटायन सबसे बेकार होगा। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है तो कैटायन बहुत बेकार होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी वो होता है कि कितना कम से कम एनर्जी दोगे कि इलेक्ट्रॉन निकल लेगा, आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है तो आप घाटे का सौदा कर रहे हो, ठीक है ना। तो कैटायन क्या होगा, कैटायनिक थोड़ी प्रॉपर्टी स्लो होगी। यानी कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी कम है वो कैटायन बहुत बेहतरीन है, आँख बंद करके उसी को इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, पाँचवा देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितना एनर्जी रिलीज करेगा। अच्छा, एनर्जी रिलीज करने का मतलब ये जाके स्टेबल हो गया। अब स्टेबल जो होते हैं वो सबसे छोटे साइज वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा तो एनायनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एनायनिक कैरेक्टर मतलब ये देखो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेंगे, एनर्जी ज़्यादा लिबरेट कर देंगे। अब ज़्यादा लिबरेट कर देंगे तो वही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, भाई कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट कर दिए, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ा तो एनायनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एंथैल्पी घटा तो कैटायनिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। तो ये सब ये कहानी है। पांचवा और द लास्ट वन इज 6 वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मैं सब कुछ पढ़ा रखा हूँ ये चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। आपको नहीं याद है तो फिर से एक बार पीछे वीडियो देखिए, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, बाय मी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ कि इट इज एन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड या मतलब इन ए कोवेलेंट शेयरिंग। मतलब जब जैसे ही शेयरिंग होता है तो इसमें क्या होता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है, जैसे इसमें तो कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं हो, जैसे HCl हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आयंस बहुत बेहतरीन होंगे। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनायंस की अगर बढ़िया है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एनायन की बढ़िया है तो बॉन्ड बहुत शानदार बनेगा, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़िया
तो एनायनिक कैरेक्टर बढ़िया, और एनायनिक कैरेक्टर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से लेगा, तो किसी न किसी डोनर से बहुत जल्दी से वो इंटरेक्ट कर लेगा, तो बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग सब जो बाकी 4 हैं कौन कौन से, कोवेलेंट कंपाउंड, उसके बाद से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, फिर आपका डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।